and welcome back to my YouTube channel and in another वीडियो। तो आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी लिटरेचर रिव्यू का टाइप्स और इसका पर्पस क्या है। इससे पहले का वीडियो में मैंने लिटरेचर रिव्यू क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए और किस मेथड से हम लिटरेचर रिव्यू हम कर सकते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। इफ़ आप सभी को उसके बारे में जानना है तो आप मेरे पहले के वीडियो में जाके देख सकते हैं और उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे टाइप्स। तो इससे पहले मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, जो रिसर्च ऑलरेडी पहले हो चुका है तो उसका लिटरेचर रिव्यू देख के हम क्या कर सकते हैं, अपना लिटरेचर रिव्यू मतलब लिख सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है, वो रिसर्च के रिलेटेड जो मेन जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें लिटरेचर रिव्यू में कंक्लूड होता है। जैसे कि ये रिसर्च कब हुआ था, कौन सा मेथोडोलॉजी यूज़ हुआ था और क्या क्या उसका रिज़ल्ट आया था, क्वांटिटेटिव था का क्वालिटेटिव रिसर्च था, वो सब हम लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम उस रिसर्च के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसका टाइप्स। इसका 4 टाइप्स है। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल और नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल मतलब दिस टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू presents the summary of literature and draw conclusion about the topic in question। ये लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, समरी ऑफ लिटरेचर का कंक्लूड करता है, प्रेजेंट करता है और ड्रॉ करता है कंक्लूजन अबाउट द टॉपिक इन क्वेश्चन। ठीक है, दो चीज़, समरी और उसका कंक्लूजन रिसर्च का। तो इन दिस द बॉडी ऑफ लिटरेचर इज composed ऑफ अ समरी ऑफ फैक्ट ऑन द सब्जेक्ट एरिया फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो वो जो लिटरेचर रिव्यू का जो समरी होता है वो कहाँ से आता है, किस सोर्स से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। द मेन एम ऑफ दिस लिटरेचर रिव्यू इज़ टू गैदर अ वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया, समराइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग इट। तो इसका मेन एम क्या होता है कि जितना भी लिटरेचर है वो सब कलेक्ट करना और उसके बाद उसको समराइज़ करना और उसके रिज़ल्ट क्या आता है, मेन यही है। आपको बस इतना जानना है कि इस लिटरेचर रिव्यू का काम क्या है, वो समरी निकालता है और कंक्लूजन करता है रिसर्च का, और उसको क्या करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से वो कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स मैंने ये ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका है कि प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स क्या है, और उससे थ्रू ही क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल और नैरेटिव। अब बात करेंगे हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या है, सिस्टमैटिक मतलब ऑब्वियसली सिस्टम में होगा, तो क्या है, तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू is significantly different from the traditional and narrative literature review, which include a more systematic and rigorous approach to literature review in specific subject area। The main aim of systematic literature review is to find the answer for well-focused question of clinical practice। मतलब ये सिस्टमैटिक होगा। ट्रेडिशनल में क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स से वो क्या करते थे, वो फाइंड आउट करते थे और कंक्लूजन और समरी निकालते थे। लेकिन सिस्टमैटिक में एक सिस्टम के वाइज में लिटरेचर रिव्यू करने का एक जो स्टेप्स है, मैंने वो भी ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका है। तो क्या करेंगे, सिस्टमैटिक रूप में जाके थ्रू जाके ये लिटरेचर रिव्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में क्या है, मेटा एनालिसिस में जैसे इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। देखो, ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल के बाद सिस्टमैटिक आया, फिर उसके एडवांस फॉर्म क्या है, मेटा एनालिसिस, which include a large body of finding from quantitative studies and computes the statistical analysis in order to draw the integrated and cumulative inference and conclusion। मेटा एनालिसिस में क्या यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ यूज़ करते हैं, और ये क्या है, एडवांस फॉर्म है ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का, ये एडवांस फॉर्म है। और इसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का यूज़ किया जाता है, और ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में क्या होता है, स्टैटिकल एनालिसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। द मेन एम क्या है, तो द मेन एम ऑफ मेटा एनालिसिस इज़ टू इन्वॉल्व फाइंडिंग ऑफ सेवरल क्वांटिटेटिव स्टडीज़ ऑन सिंगल सब्जेक्ट एरिया। इसका मेन एम क्या है, बहुत सारा क्वांटिटेटिव स्टडीज़ फाइंड आउट करना जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड है, और उसमें क्या स्टैटिकल है वो कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिकल टेक्निक एंड प्रोसीजर।
मेटा एनालिसिस आप जब भी सुनोगे तो आप सोच लेना वो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में ही है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा मेटा सिंथेसिस। अब लास्ट में आ गया मेटा सिंथेसिस। तो ये क्या है? इट इज़ अ नॉन स्टैटिकल टेक्निक यूज टू इंटीग्रेट इवैल्यूएट एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग ऑफ मल्टीपल क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़। देखो, मेटा एनालिसिस में था क्वांटिटेटिव, अब इसमें क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़। तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव में क्या होता है? नॉन स्टैटिकल। Unlike meta-analysis, where the ultimate intention is to reduce finding, meta-synthesis involve analysis and synthesizing key elements in each study and the aim of transfer individual finding into new conceptualization interpretation. इसमें क्या होगा? स्टैटिक्स का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव स्टडी है। तो इसमें क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होता है? जैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये सब करके क्या करते हैं? एनालिसिस और सिंथेसाइज करते हैं क्या क्या एलिमेंट इस स्टडी में, और वो लिटरेचर रिव्यू क्या करते हैं? निकालते हैं। तो आई होप ये टाइप आपको समझ में आ गया। एक ट्रेडिशनल था जिसको नैरेटिव भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक, मेटा एनालिसिस एंड मेटा सिंथेसिस। ट्रेडिशनल में क्या था? ट्रेडिशनल में बस उसका प्रेजेंट करना था, समरी और कंक्लूजन प्रेजेंट करते, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स यूज होता था। सिस्टमैटिक में सिस्टम वाइज में होता था, स्टेप बाय स्टेप इसमें कंडक्ट करते थे। और मेटा एनालिसिस में क्या है? क्वालिटेटिव स्टडी होता है, स्टैटिकल एनालिसिस होगा, कंपैरिजन होगा, और वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। और मेटा सिंथेसिस में क्या था? क्वालिटेटिव स्टडीज़ था, इसमें नॉन स्टैटिकल मेथड यूज़ होगा। ये सब था मेटा सिंथेसिस के बारे में और टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो अब हम बात करेंगे पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू। इसका क्या है पर्पज़? पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू सबसे पहले है आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलप और रिफाइन रिसर्च क्वेश्चन। लिटरेचर रिव्यू का पर्पज़ क्यों है? सबसे पहले हम लोग जब भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए कि हम किस टॉपिक में हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलप और रिफाइन रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च प्रॉब्लम पहले ढूंढना है और उसका रिलेटेड क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड में पॉइंट और वे फॉरवर्ड फॉर फर्दर रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू होगा तभी जाके हमारा फर्दर रिसर्च कंडक्ट होगा, इसलिए एक पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा? फर्दर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सी व्हाट हैज़ एंड हैज़ नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। और लिटरेचर रिव्यू का मेन पॉइंट क्या है? ये भी देखना है कि क्या क्या ऑलरेडी हो चुका है और क्या होना बाकी है। ऐसा नहीं कि जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है हम उसको फिर से कंडक्ट करेंगे, तो रिसर्च करने का मतलब ही नहीं हुआ। सब ऐसे करेंगे, कॉपी करके और दिखा देंगे। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका, हम वो भी लिटरेचर के रिव्यू के थ्रू हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ में आइडेंटिफाई डाटा सोर्सेज दैट अदर रिसर्चर्स हैव यूज्ड। हम लिटरेचर रिव्यू देख के ये भी पता लगा सकते हैं वो क्या क्या डाटा सोर्सेज यूज किए हैं अपने रिसर्च में। 5 में आता है डेवलप अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब जो रिसर्च हो चुका है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रिसर्च का मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने ओबेसिटी में किया था, मेल एंड फीमेल में कंपैरिजन स्टडी था मेरा। तो आप उसमें कुछ ट्विस्ट ला सकते हैं। जैसे मैंने ओबेसिटी पे किया, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, फूड पैटर्न कैसा है, इसमें क्या था, और आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ आप अपना ट्विस्ट ला सकते हैं। तो 6 में था लर्न हाउ अदर्स हैव डिफाइंड एंड मेजर्ड की कंसेप्ट। और आप ये भी सीख सकते हैं कि औरों ने कैसे डिफाइंड किया है और क्या क्या की कंसेप्ट क्या क्या यूज किए हैं, वो आप उससे सीख सकते हैं। फिर आता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एमोंग सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीवियस स्टडीज़। और पहले की जो रिसर्च है उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो चीज़ मतलब बैलेंस नहीं, जिसमें बायस है, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है डेवलप द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टडी टू अदर रिसर्च स्टडीज़ अंडर कंसिडरेशन। आप जितना भी स्टडी हो चुका है, रिसर्च हो सकता है, उसका रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हैं दूसरे रिसर्च के साथ। फिर आता है और रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई न्यू वे टू इंटरप्रेट एंड शेड लाइट ऑन एनी गैप इन प्रीवियस रिसर्च। अब आप जब लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च का देखोगे तो आप उसमें ढूंढोगे कहाँ किस चीज़ में गैप है, कहाँ पे आप कुछ रख सकते हो, क्या रख के आप रिसर्च कर सकते हो, आप वो चीज़ इंटरप्रेट कर सकते हो और उस गैप को फाइंड आउट करके आप अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। फिर दूसरा है आइडेंटिफाई एरियाज़ ऑफ प्रायर स्कॉलरशिप टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। तो आप ये भी एरिया पता लगा सकते हो जिसमें ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुका है और आप उसको क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट मतलब आप फिर से रिसर्च ना कर सको, उसका कॉपी हुआ ना, तो वो प्रिवेंट करने के लिए भी आप लिटरेचर रिव्यू पर्पज़ करना उसका ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा। पर्पज़ बहुत
ईजी है, सिंपल है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू देखोगे तो ऑब्वियसली आप उसमें फाइंड आउट करोगे क्या क्या सोर्सेस यूज हुआ है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम्स है, आप उसका गैप फाइंड आउट कर सकते हो। और एक पॉइंट है जिससे आप फर्दर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो क्या ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हुआ है और क्या इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, और उन रिसर्चर्स ने क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया है। और आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट मतलब कॉपी, आप जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप जो भी बायस है कोई भी रिसर्च में आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर आप रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हो। तो यही सब है पर्पस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।